है, बस अगले दिन का मजे कर रहे हैं, एकदम आज मूवी मार रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, अब तो कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, आज तो टेस्ट दे के आए हैं, एकदम थके हुए हैं, मतलब कितना लगता है कौन सा युद्ध जीत के आ रहे हैं भाई। तो ये पहला टेस्ट तो आपने अपने घर पे दे रहे हो, मेन टेस्ट तो आपके 22 नवंबर में आना बाकी है, तो उसकी प्लानिंग या तैयारी ऐसे नहीं होगी जैसा आप सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है टेस्ट सीरीज सिर्फ मजे के लिए आते हैं? टेस्ट सीरीज या टेस्ट जो आपके लिए आते हैं आपको अपने आप को जज करने के लिए कि आप कितना पानी में हो, कितना हवा में हो और कितने जमीन पे हो, ठीक है। तो ये चीज पता हो, ये कैसे हमें पता चलेगा सर कि हमने टेस्ट जो दिया है? एक तो आपको कट ऑफ से आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई हमारा पार नहीं हुआ, सही नहीं गया हमारा कट ऑफ, यानी पेपर हमारा सही नहीं गया। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी आपको प्लानिंग बता रहा हूं कि आप इसी अंदाज में टेस्ट सीरीज कर लेने के बाद, ये टेस्ट देके आने के बाद, अगर आपने पेपर को एनालाइज नहीं किया है तो आपका पूरा टेस्ट या आपने जो पढ़ाई किया वो बेकार आ गई। क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं हमें सब चीज समझ में आ रहा होता है, जब हम टेस्ट पेपर देते हैं तो हमें समझ में आ रहा था कि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, ठीक है। तो इसलिए आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अक्सर मैं बच्चों को बोलूंगा कि वो टेस्ट जरूर दे, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी तैयारी कैसे हो रही है। तो कहते हैं फॉर गिविंग अ टेस्ट, एक टेस्ट को देने से पहले कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कि मैं फाइनल एग्जाम में भी इसका बहुत फायदा होगा जिस प्लानिंग से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कि पहले तो आपको है ना 3 बातों का ख्याल रखना पड़ता है। कोई भी टेस्ट आप दे रहे होते हैं उस टेस्ट में 3 बातों का ख्याल रखना, और एक होता है प्री प्लानिंग ना, टेस्ट की अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो उस प्लानिंग में हमें पहले प्री प्लानिंग होता है, टेस्ट से पहले की प्लानिंग, और एक होता है ड्यूरिंग, कि टेस्ट दे रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना, और तीसरा होता है पोस्ट प्लानिंग, कि हमें क्या क्या प्लान करना है। तो कुछ प्री प्लानिंग की बातें जो सबसे खास है, आपको तो ये पता होना चाहिए कि टेस्ट किस डेट को किस टाइम पे होगा, है ना, नेक्स्ट टेस्ट कब आने वाला है, ठीक है। अलार्म लगा दो उसके हिसाब से कि हाँ भाई अब हमें उस तारीख को टेस्ट है, उस हिसाब से हमें उसका सिलेबस पता करो कि सर सिलेबस में क्या क्या चीजें आ रही हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग यूज्ड टू क्लास में अभी ना मेंसुरेशन में पहुंच गए हैं ना, मेंसुरेशन पे चल रहा है, मेंसुरेशन लेक्चर, अभी मेंसुरेशन का टेस्ट नहीं होने वाला, अगला जो टेस्ट में आएगा वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर आने वाला है। तो हम अपने रिवीजन वाले शेड्यूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर जोड़ लें, है ना, ताकि जो चल रहा हो तो चल ही रहा है, लेकिन अगर हमारा टेस्ट क्वाड्रेटिक और लीनियर का है तो क्वाड्रेटिक और लीनियर में हम बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। तो इसकी कोशिश करनी है आपको, ठीक है। फर्स्ट बैच में, सेकंड बैच में और भी बैचेस में अलग अलग टॉपिक चल रहे हैं, तो इसलिए आप सिलेबस के हिसाब से अपना रिवीजन का स्केड्यूल बनाना है ना, कि आपको अपना टाइम टेबल उसी हिसाब से रिवीजन में उन चैप्टर, सिर्फ मैथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबकी बात कर रहा हूं, उस हिसाब से आपको उसको डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज टेस्ट भी आपका जो होता है, जो आप जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करने का एक बहुत अच्छा वक्त है, ठीक है, एक अच्छा तरीका भी है, ठीक है। तो आप जो टेस्ट देंगे, आप खुद सोचो, इतने दिनों से लॉकडाउन में घर बैठे हुए हो, टेस्ट सीरीज करा के ऊपर से हम लोगों ने बहुत अच्छा फ्री टेस्ट सीरीज करा रहा है, ताकि जो भी बच्चे घर पे बैठे हो एक सही मौका मिलेगा, एक अच्छा स्टार्टअप मिलेगा कि वो फिर से पढ़ाई को शुरू करेंगे। इस अंदाज में आए इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, टेस्ट देते हैं कि हम लोगों ने कितना सीखा होगा, ठीक है। तो टेस्ट देने से आपको पता चलता है, ठीक है। और भी चीजें, जैसे आप अपना एक टाइमिंग उठने का जरूर रख लें, है ना, आप अपना वेकअप टाइम, जो अब क्या होता है लॉकडाउन में, जैसे हमारी खुद की आदत खराब हो गई है, ठीक है, लोग 11-12 बजे तक उठते हैं। आप सोचो उस दिन आपको पता है कि आपको 10 बजे एग्जाम देना है, और अगर आपने अपनी आदत, मेरा अगर डे 1 का लेक्चर आपको याद होगा तो मैंने ये बात आपको बताई है एकदम स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, कि आप अपने सोने की आदत भी आपको उसी हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि 10 से 12 आपका टेस्ट होता है तो 10 से पहले आपको उठना है, क्योंकि अगर यूज टू आपको रोजाना 11-12 रात में 2-3 बजे तक पढ़ रहे हैं और 11-12 बजे से सो को उठ रहे हैं, तो अगर आपने ये काम को 40-50 दिन तक लगातार कर लिया तो ये आपकी आदत सी बन जाएगी। और जब आदत सी बन जाएगी, किसी भी तरह अगर आप उस दिन टेस्ट वाले दिन, है ना, 22 नवंबर को जग भी गए आप किसी के आराम में, ठीक है, लेकिन आपका ब्रेन उस वक्त सो रहा होगा, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लिया है कि मेरे को 11-12 बजे तक उठना है। इसलिए एक अपना आदत बना लिया रोजाना, इसलिए हमने अपनी टाइमिंग 10 से 12 का ही रखा हुआ है, ताकि आप यूज टू रहे कि 10 बजे से पहले, 10 बजे से पहले नहीं कि 15 मिनट पहले उठ के आए फ्रेश हो टेस्ट देना है। तो आपको एटलीस्ट 1 घंटा पहले तो उठना चाहिए, ताकि उठने के बाद आप फ्रेश हो, नहाओ धो, उसके बाद जो जो फॉर्मूले वगैरह एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लो, उसके बाद टेस्ट देने से पहले एकदम आराम से एकदम
सब कुछ अपने सामने अरेंज करो कि भाई मेरे को जो भी पेन कॉपी वगैरह जरूरत है ना कि भाई सामने नोट वगैरह कॉपी नोटबुक वगैरह ईमानदारी से भेज देना आपको ना, तो घर पे आप दे रहे हैं तो आपको कोई देखने वाला नहीं है फिलहाल। लेकिन मुझे तब भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बंदे चीटिंग कर रहे हैं, जैसा मार्क्स आ रहा है उस हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि वो तो चीटिंग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जीके में शायद लोग कहीं इधर उधर से दायां बायां कर रहे हैं, तो जीके के आंसर्स काफी लोग सही कर रहे हैं, है ना। जीके में तो बहुत कम लोग स्कोर करते हैं, बहरहाल फिर भी तो आप अपना वेकअप टाइम अपना फिक्स करें। सब प्री प्लानिंग है, हर टेस्ट में आपको और भी प्लानिंग करनी है, ठीक है। चीजें पढ़नी है, जो जो टॉपिक आपका वीक है उस वीक टॉपिक को, है ना, आप सही करो ना, कवर योर वीक टॉपिक, है ना, इसको कवर करो कि हाँ भाई ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ये समझ में नहीं आया, आप टीचर से गो थ्रू करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग टेस्ट आपको किस किस बातों का ख्याल रखना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है पेपर को करने के लिए, इसका पूरा एक लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया आपको ना कि पेपर को करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसका ख्याल रखें। और वैसे एक छोटा सा लफ्जों में बताऊं तो मैंने बोला था कि पेपर को हम 2 से 3 अटेम्प्ट देंगे, है ना। 2 से 3 अटेम्प्ट कैसे देंगे, किस सीक्वेंस में देंगे आपको बता दिया। और एक और अच्छी बात कि आप वो सवाल पहले एक अटेम्प्ट में करो नहीं यार जो आपको एक बार में बन जाता है। कहते हैं एवरी पेपर कंसिस्ट ऑफ 60 to 67 नहीं, हाँ सही है, 2/3 ऑफ द पेपर एग्जैक्टली 66% पेपर इज ऑलवेज इजी एंड मीडियम गोइंग क्वेश्चन। वो बंदा जो घर बैठे बैठे सिर्फ एनसीईआरटी कर रहा हो या सिर्फ स्कूल जाता हो, कोचिंग भी नहीं जाता हो, तो बड़े आराम से 2/3 ऑफ द पेपर को अटेम्प्ट करके आ सकता है, बस उसकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। बस हम लोग क्या है कि भाई सब करके आना, ना ना ये सवाल कैसे बनेगा, ये सबसे टफ सवाल है, हम तो इसको करके ही आएंगे। अरे भैया कौन आपको देखने जा रहा है कि कौन सा सवाल आप करके आए कौन सा नहीं करके आए। मेन लास्ट में मोटिव यही आएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो चालाकी इसमें नहीं है कि मैं वो सवाल को फोड़ के आ गया, पता नहीं चला खुद फूट के आ गया, तो फूटना नहीं है भाई, है ना, फोड़ के आना। फोड़ने के लिए आपको स्ट्रेटजी एकदम अपनाना पड़ेगा। मेरा जो स्ट्रेटजी है मैंने आपको डिलीवर कर दिया, आपको पसंद आया तो उस अंदाज में जो भी है कम से कम 2, 3, 4 टेस्ट दे के देखो आप, और ये जो मैं प्लानिंग बता रहा हूँ इस प्लानिंग से के हिसाब से करके देखो, आप देखो आपका रिजल्ट इंप्रूव होता है कि नहीं होता है, ठीक है। बच्चों को पता ही नहीं कि सिलेबस में क्या आने वाला, हाँ टेस्ट है जो ठीक बैठ के दे देते हैं, ये कोई फायदा नहीं होता। ऐसा टेस्ट तो कभी मत देना जब तक आपकी तैयारी ना हो, आप टेस्ट बिल्कुल ना दें, ये मैं ज्यादा अच्छा कहूंगा। क्योंकि अब जब आपकी तैयारी होती नहीं, आप टेस्ट देने बैठ जाते हो, आपके मार्क्स कम आते हैं, आप डिमोटिवेट होते हो, फिर अगला टेस्ट और आपका खराब होता है और डिमोटिवेट होते हो, फिर बाद में टेस्ट देने पहुंचते नहीं। भाई IIT में जो कि बेसिकली IIT मेन है, IIT मेन के एग्जाम में 12 लाख 13 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, आते कितने एग्जाम देने, 9.5-10 लाख बच्चे पहुंचते हैं, 1.5-2 लाख बच्चे तो वहां एग्जाम देने चाहते ही नहीं। सेम गोस फॉर 1,500-2 हजार बच्चे तो आते ही नहीं एग्जाम देने, फॉर्म तो भर दिया लेकिन आते ही नहीं, क्यों, वो डरे हुए। तो जो डर गया, जो मैदान में पहुंचा ही नहीं, उसको जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0। भाई पहले एग्जाम तो दो, उसके बाद ना पता चलेगा कि आप जीते हो या हारे हो। तो ये सब बातें जब क्लासरूम में रहते हैं, सब बातें मैं बच्चों को बताता हूँ। बस आप लोगों के पास हमारे पास एक ही माध्यम है कि मैं आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू ही बता सकता हूँ, इसलिए मैंने आपको प्लानिंग के हिसाब से बता दिया कि पहले प्री प्लानिंग करो आप अपने टेस्ट के लिए, और ड्यूरिंग प्लानिंग आपको क्या करना है, पूरी स्ट्रेटजी मैंने बता रहा है। सिर्फ 2 to 3 ऑफ द पेपर आप खाली अटेम्प्ट करके आ जाओ, 2 to 3 अटेम्प्ट स्ट्रेटजी मेथड से ना, प्लानिंग उस हिसाब से करके आ जाओ, तो उम्मीद करते हैं आपका सिलेक्शन रखा हो। क्योंकि अभी आप 10 सालों का पेपर का बस एक ही बार हुआ 2015 में, जब एक्सटर्नल कट ऑफ 72 करीब गया था। उसके बाद जो भी पेपर है कट ऑफ है सब 60 या 60 के आसपास, 61 62 के करीब है, यानी 66 सवाल में हम परफेक्ट बना के आ जाए तो परफेक्ट मेरा सिलेक्शन रखा हुआ है। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, कोई भी पेपर उठा के देख लो, IIT के भी पेपर में ये चीज होता है, 2/3 ऑफ द पेपर इज इजी एंड मीडियम गोइंग क्वेश्चन। खाली हम इजी और मीडियम गोइंग क्वेश्चन निकाल करके आ जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हमें भी अब दिखाऊंगा आपको मैथ के पेपर की पूरी एनालिसिस किया हमने, मैथ के पेपर में इजी और हार्ड और मीडियम गोइंग क्वेश्चन कितने सारे हैं, ठीक है। तो ये पेपर को टफ नहीं था, दिस इज मीडियम से भी नीचे आप मान लो ऐसा पेपर बनाया गया, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं पोस्ट प्लानिंग। खास बात मेरे को यही भी करनी है आपको कि आप पेपर की एनालिसिस नहीं करते हैं। पोस्ट प्लानिंग में सबसे खास बात है कि आप पेपर की एनालिसिस नहीं करते हैं। मतलब आप जो पेपर दे के आए उसमें आपने भाई 70 सवाल अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 100, तो पहला तो आपको ये पता होना चाहिए 30 सवाल जो मैंने छोड़ा वो क्यों छोड़ा। लिखो आप कि मैंने ये सवाल को क्यों छोड़ा। मैं तो बेटर कहूंगा आप इसका प्रिंट आउट निकालिए मेरे टेस्ट पेपर का, ताकि बगल में लिखिए सवाल मेरे को आता नहीं था या इसमें अटेम्प्ट करने में गलती हो गई, ठीक है। वो अटेम्प्ट वाली बात तो आ रही है, 70 में मान लीजिए आपके 60 सवाल सही हुए, तो 10 सवाल जो गलत हुए वो 10 सवाल मेरे से गलत क्यों हुए। क्या हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, क्या हमसे फॉर्मूला गलत लगाया गया, क्या हमें इसका कॉन्सेप्ट कुछ उल्टा लेके चला गया,
ये जल्दीबाजी में गलती हो गई, एक एक बातें लिखो आप, क्योंकि टेस्ट के दौरान आपका ना सेंस ऑर्गन कुछ ज्यादा अच्छे से काम कर रहा होता है, ठीक है। तो उस वक्त आपने देखा होगा कि क्लासरूम में अगर किसी का बोरिंग टीचर का लेक्चर चल रहा हो तो बार बार हम टाइम देख रहे होते हैं, लेकिन अगर आप टेस्ट पेपर दे रहे होते हैं 3 घंटे या 2 घंटे का पेपर हो, कब 2 घंटा निकलता है पता ही नहीं चलता। इसलिए बच्चों को OMR बनने में लेट, अरे टाइम 10 मिनट बच्चों को OMR बनना है ना, तो मैंने बताया आपको स्ट्रेटजी के अंदर, वो वीडियो जाके देखिएगा कि कब OMR को भरना है सही टाइम, ठीक है। तो एक तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि पोस्ट प्लानिंग, पोस्ट मतलब पेपर दे आने के बाद आपको उसकी एनालिसिस करने की बहुत जरूरत होती है कि हमसे सवाल कौन कौन से नहीं बने, जो गलत हुआ क्यों गलत हुआ। क्योंकि आप सोच लो, अगर आप 70 सवाल हर पेपर में करके आ गए और आपकी एक्यूरेसी 10 सवाल गलत है, मैंने बताया आपको क्लासरूम के बीच में कि वो बंदा अच्छा है जिसकी एक्यूरेसी 10% बस खराब हो, मतलब अगर उसने 70 सवाल अटेम्प्ट किया तो 7 से ज्यादा गलत नहीं होना चाहिए, तो गलत है, यानी इंप्रूव करना है उसको। अगर वो 7 ही सवाल गलत करता तो 63 और 7 गलत होने का उसका 1.75 मार्क्स करता, तो ये उसके मार्क्स 61.25 आते हैं, वो कट ऑफ पार कर चुका होगा, सिर्फ 70 सवाल करके आया होता परफेक्ट। और अगर उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, अक्सर टॉपर्स की एक्यूरेसी अच्छी होती है, 90 सवाल अटेम्प्ट किया 89 सवाल सही है, एक गलत हुआ, अगर ऐसे ही तो भले आप टॉप 10 पर रैंक रख लो, अगर आपकी ऐसी एक्यूरेसी चल रही है और इतने सवाल आप अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। और सिंपल सी बात, एक खुद सोचो, अगर मान लो आप 70 सवाल अटेम्प्ट करके आए, 60 सवाल सही हुआ, 10 सवाल आपका गलत हुआ, 10, यानी आप जानते थे कि वो मैं सवाल को अटेम्प्ट कर सकता हूं, मेरे से वो गलत हो रहा है। ऐसा आपने 8 टेस्ट अभी होने वाला, एक तो हो गया, 7 अभी और होने वाला, एक में 10 गलती कर चुके हैं आप, है ना, 10 गलती कर चुके हैं आप, 7 अभी और टेस्ट होगा, तो 70 सवाल हो गया, यानी 70 सवाल आपके ऐसे हैं जिसका कॉन्सेप्ट आपका अच्छा नहीं और आपने उसको रिवाइज नहीं किया, उसमें क्या गलती है, उसमें कॉन्सेप्ट मेरे को कौन सा वीक है या मेरे को क्या समझ में नहीं आ रहा, आपने उसको रिवाइज नहीं किया, मतलब जाके एक बार अपने टीचर से या फिर उसको अपने कॉन्सेप्ट को शार्प नहीं किया। अब यही गलती 22 नवंबर तक कैरी रहेगा और खुदा ना खास्ते मैथ और साइंस में जो गलतियां कर रहे थे, जिस सवाल में आपने गलतियां किया था उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल आ जावे तो 70 सवाल तो 0 बटा सन्नाटा हो गया, फिर तब तो आपने सिलेक्शन ऐसे ही किया। मतलब मेरा एक मोटिव कहने का मतलब यही है कि पेपर ऐसे अटेम्प्ट करो कि हमें 70 सवाल आया, 70 में 70 मेरे सही, या कोई चैप्टर ऐसा पढ़ो कि उससे कुछ भी पूछ लीजिए आप तक मेरे को एक चीज आता है, छोड़ो तो एकदम ऐसा छोड़ो तो कुछ नहीं आता, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमें आता नहीं आता, ऐसा नहीं। अगर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री आती तो पूरी आती, अब 10 लेवल तक का कोई भी सवाल दे दीजिए ट्रिग्नोमेट्री को मैं बना के दिखाता हूं, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो तभी आएगा जब आप हर टेस्ट में अपनी एनालिसिस, ये सवाल क्यों नहीं बने, ये सवाल गलत क्यों हुए, इसकी पूरी एनालिसिस कर चुके होंगे। और जब एनालिसिस करेंगे, जिस दिन टेस्ट आता है, इसलिए हम लोग रिजल्ट तुरंत आंसर की तुरंत आपको दे देते हैं, है ना, कि आप अपने आप को जज करो कि आपका कहां गलत हुआ है। तो इस तरह से अगर आप अपने टीचर से कंसल्ट करो कि हाँ भाई सवाल में क्या है। इसलिए मैं आपको मैथ का पेपर, क्योंकि अक्सर देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तो आपको आराम से आपके एनसीईआरटी में सॉल्यूशन वगैरह दिख जाएंगे, है ना, लाइन सीरीज से उठाए गए होंगे सवाल, ठीक है। मैं समझ गया कुछ सवाल एनसीईआरटी पे बेसिस से, बहुत कम सवाल मैंने एनसीईआरटी के दिए थे, एनसीईआरटी पे बेस सवाल थे। एनसीईआरटी अगर आपने सीखा है या मेरे क्लासरूम लेक्चर को आपने देखा है तो बड़े आराम से इस तरह के सवाल को बना के आ सकते हैं।